अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBBS MBBS लेक्चर्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, और आज की जो वीडियो नंबर है हमारे यूट्यूब चैनल पर वो है 422, मतलब 421 और भी इसी तरह के वीडियोस डिफरेंट सब्जेक्ट के मौजूद हैं। अब आज का जो वीडियो है ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, ये जो है वो एनएलई स्टेप 1 एग्ज़ाम के लिए और उसके अलावा जो है फाइनल ईयर के लिए जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये जो प्लेलिस्ट है ऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट हमारे सामने, इसमें जो कंपोजिट है वो 4 वीडियो में जो है मैंने कवर किया है, जिसमें कंपोजिट की तमाम जो है मतलब आर्ट एंड साइंस बुक से जो है ये ऑडियो बेस्ड वीडियो है, जिसमें पहले 4 वीडियो में हम लोगों ने में जो है कंपोजिट के चैप्टर को विद क्लास 3 एंड क्लास 4 और कैविटी प्रिपरेशन और तमाम कंपोजिट की इंडिकेशन, कंट्राइंडिकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, पॉलीमराइजेशन, श्रिंकेज, ये सब कुछ हमने इसमें पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे साथ जो है नेक्स्ट जो स्टार्ट किया है मैंने चैप्टर, वो है अमलगम। अब अमलगम की जो वीडियो है उस पर पहली वीडियो में हमने अमलगम की डिफिनेशन, कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन पढ़ा था। इसके बाद दूसरी वीडियो में हमने अमलगम की सिटिंग, प्रॉपर्टीज़ और मैनिपुलेशन पढ़ा था। और आज की जो तीसरी वीडियो है अमलगम चैप्टर की, नेक्स्ट अमलगम चैप्टर की जो है वो 7-8 वीडियो और भी आने वाले हैं। अब आज की जो वीडियो है अमलगम चैप्टर की, वो तीसरी वीडियो है, जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि अमलगम का जो चैप्टर है इसकी आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो तीसरी वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे कि अमलगम की आगे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब इससे पहले वीडियो में कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़े, नेक्स्ट जो रिमेनिंग है वो इसमें पढ़ेंगे, और आगे जो अमलगम की इंडिकेशन वगैरह है वो सब इस जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है इसमें हम पढ़ेंगे। तो चलो जो है इस ऑडियो को सुनते हैं। ये टार्निश और करोजन इसके अंदर हो सकती है, ठीक है। एक इसमें दो तरह से करोजन होती है, एक होती है केमिकल करोजन। इसमें क्या होता है कि आपका जो सरफेस है ना, उसके ऊपर सिर्फ सिल्वर और सल्फर की ना एक लाइन या ब्लैक फिल्म बन जाती है। इसका एस्थेटिकली तो अनप्लीजिंग इफेक्ट होता है, लेकिन ऑन द रेस्टोरेशन इसका कोई ख़ास ऐसा इफेक्ट नहीं है। लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होती है इसकी स्ट्रेंथ के लिए, कि ये एज एन इसके अंदर जो इसके पार्टिकल्स है ना, वो एनोड और कैथोड के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे साथ सलाइवा मिल जाता है, ठीक है। और जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो एक सर्किट शुरू हो जाता है, और उसके अंदर जो अमलगम के अलॉय पार्टिकल्स हैं वो कोरोड होते जाते हैं, यानी उनकी ऑक्सीडेशन होती रहती है, और इवेंचुअली क्या होता है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपकी कोरोजन हो जाती है। देन इसमें गैल्वेनिक कोरोजन भी होती है कि ऑपोजिट जो रेस्टोरेशन है वो गोल्ड या किसी और मटेरियल की है, और ये एज एन एनोड एक्ट करता है। जो एनोड होता है ना, हमेशा उसके अंदर हमेशा जुल्म होता है कि उससे सब चीज़ें जा रही होती हैं, कैथोड पे डिपॉजिट हो रही होती हैं। तो बेसिकली ये एज एन एनोड एक्ट करता है हमेशा, तो इस बेचारे के साथ जुल्म ये होता है कि इसकी कोरोजन होती जाती है, ठीक है। तो इसका क्या हमें नुकसान होता है? इसका नुकसान ये होता है कि आपका जो अमलगम है, ठीक है, उसके जो मार्जिन्स हैं वहाँ पे कोरोजन हो रही है। इसका फ़ायदा भी हो जाता है कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। फ़ायदा क्या हो सकता है कि ये जो कोरोजन है ना, इसके जो आपके बनेंगे एंड पे पार्टिकल्स, वो जाके ना साइड्स पे मार्जिन्स पे डिपॉजिट हो जाते हैं, और जब वो मार्जिन साइड्स पे डिपॉजिट हो जाते हैं तो जो मार्जिनल लीकेज का चांस है इसका वो कम हो जाता है। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि आपका पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है अमलगम का, वो कोरोड होता जा रहा है, यानी वो खाया जाता जा रहा है, उसकी कमी होती जा रही है उसमें। तो इवेंचुअली ये उसकी स्ट्रेस बेयरिंग कैपेसिटी है उसको कम करता है। देन इसके अंदर एक और चीज़ है कि इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो 2.5 टाइम्स ग्रेटर होता है टूथ स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका ये ज़्यादा
आप समझ लो यही बात है कि ये ज़्यादा हीट को ना अपने अंदर लेने की सलाहियत रखता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को मतलब अपने अंदर ना हीट को ट्रांसमिट ज़्यादा करता है। तो उस सूरत हाल में आपको जो पेशेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा पेन की सूरत हाल बन सकती है। ठीक है, तो इस तरह से ना ये प्रॉब्लम कॉज करता है फॉर द पेशेंट कि इसकी जो थर्मल कोफिशिएंट है वो भी ज़्यादा है। देन उसके बाद आ जाता है आपका क्रीप। ठीक है, क्रीप बेसिकली होता है कि आपका जो अमलगम है ना वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करता जाता है। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका जो अमलगम है वो या तो एक्सट्रूड कर जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका अमलगम ही बाहर आ गया क्योंकि उसमें थोड़ी सी एक्सपेंशन कॉज हुई है। ठीक है, तो टाइम डिपेंडेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं क्रीप। तो बेसिकली इसमें क्रीप की प्रॉपर्टी होती है कि ये प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड होता रहता है। या तो एक्सट्रूड कर जाएगा, एक्सट्रूड करेगा तो या तो ये बाइट में आ जाएगा या ओवरहैंग्स बना देगा, और एल्स अगर तो ये क्या कहते हैं इन द मार्जिन में जाएगा तो ये मार्जिनल फ्रैक्चर का आ सकता है आपकी टूथ का। तो ये इसमें ये भी इसमें प्रॉब्लम है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो मरकरी है जो कि हम यूज़ करेंगे उसकी कुछ मैनेजमेंट है कि मरकरी को आपने डिस्पेंस ऑफ करना है। कोशिश करनी है कि मरकरी को कैप्सूल्स में हो, किसी अलहदा से कैबिनेट में। ठीक है, आपका जो अमलगमेटर है उससे एरोसोल्स ना हुए। अगर कई जगह पे आपका ये मिक्स गिर गया तो आप उसको किसी वैक्यूम से उठा लें, मतलब उसको खींच लें वहाँ से। ठीक है, देन उसके बाद आप जब उसको करते हैं आपकी अपनी प्रिकॉशंस होनी चाहिए। मास्क होना चाहिए आप में, आप पहनना हो, आपने ग्लव्स पहनने हो। ठीक है, देन ये जो अमलगम आपका वेस्ट हुआ है इसको फेंकने के लिए। ठीक है, देन जो कॉटन रोल्स पे आप उसको लगाओ और उसको फेंक दो उसमें डस्टबिन में। तो ये पूरी की पूरी ना गाइडलाइंस हैं, तो ये आपने एक दफ़ा खुद ही रीड कर लेना। ठीक है, देन अमलगम रेस्टोरेशंस को कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले कि अमलगम रेस्टोरेशंस को 1.5 to 2 mm थिकनेस चाहिए होती है फॉर एडिक्वेट स्ट्रेंथ। इससे थोड़ा प्रिपेयर करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो जो टंगस्टन कार्बाइड 245 बार है इसकी जो लेंथ होती है वो 3 mm होती है। तो इसकी जो इनिशियल डेप्थ आप देते हो ना तो वो उसको आधा उसके अंदर आप कर देते हो इंसर्ट इन द टूथ। जब आधा चला जाए तो वो इनिशियल डेप्थ आ जाती है यानी 1.5 mm। उसके बाद अमलगम का एंगल टू द टूथ 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसको मैकेनिकली रिटेन किया जाता है जिसमें आपकी ओक्लूजल कन्वर्जेंस आ जाती है। तो उससे आप इसको मैकेनिकली रिटेन करते हो। इसको आप किसी तरह से केमिकल बॉन्ड भी नहीं होता, ना माइक्रो मैकेनिकल बॉन्ड होता है जैसा कॉम्पोजिट्स में होता है। देन इसकी इंडिकेशंस क्या हैं? इंडिकेशंस इसकी बड़ी आसान सी हैं कि क्लास 1 और क्लास 2 रेस्टोरेशंस में देते हो। ठीक है, क्योंकि एस्थेटिक्स इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होता। देन इसकी एक है कि आप इसको बैगली ब्रोकन डाउन टीथ में दे देते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि उसके ऊपर आपने क्राउन देना होता है, तो ये एडिक्वेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है टू द क्राउन। ठीक है, अब इसकी कंट्राइंडिकेशंस क्या है कि जहाँ पे एस्थेटिक्स आपके इन्वॉल्व हो। ठीक है, जहाँ पे आपने टूथ स्ट्रक्चर को कंजर्व करना हो वहाँ पे नहीं देंगे। ठीक है, और ऐसे पेशेंट्स जो कि एलर्जिक हों टू द अलॉय कंपाउंड्स। देन इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि आसानी से आप इसको प्लेस कर सकते हो, ईज़ ऑफ यूज़ है। ठीक है, डेंटिस्ट फ्रेंडली है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी है, वियर रेजिस्टेंस अच्छी है, यानी कि ये ऊपर से वो आप उसको चबाते भी हो तो इतना ज़्यादा आराम से आहिस्ता आहिस्ता ही ऊपर से उतरता है। इसकी मतलब इतना ज़्यादा वियर एंड टीयर नहीं होता इसमें। ठीक है, इसके जो आपको इसके रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, 10 to 12 ईयर्स तक चल जाते हैं और कॉम्पोजिट से सस्ता है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये नॉन एस्थेटिक होता है। ठीक है, कंजर्वेटिव नहीं है, आपको ज़्यादा सा टूथ स्ट्रक्चर को रिमूव करना पड़ता है। इंसुलेटिंग नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जब ये इंसुलेटिंग ही नहीं है तो ये अपना वो करेगा, आपकी हर चीज़ को नीचे पल्प तक पहुंचा देगा।
ठीक है, टूथ प्रिपरेशन इसकी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है क्योंकि आपको जो है सारे एंगल्स और ये वो डिज़ाइन वगैरह सब कुछ देखने पड़ते हैं, और उसके बाद इसके अंदर मार्जिनल लीकेज हो सकता है, तो उस सूरत में भी ये इसका डिसएडवांटेज है।